चलिए उस सफर पे जो आपको इन्फिनिटी और उससे भी आगे ले जाएगा, उस जगह जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते, जहां टाइम और स्पेस का रूप बदल जाता है, जहां हम फ्यूचर में देख सकते हैं और पास्ट में पहुंच सकते हैं। यूनिवर्स की वो जगह जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। चलिए आपको एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल के अंदर ले चलते हैं। विज्ञान शो पेश करता है मॉन्स्टर ब्लैक होल। एक ब्लैक होल डरावना, दिलचस्प, अजीब, ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली है। आपको ब्लैक होल अच्छा ना लगे ये हो ही नहीं सकता। वही हर चीज का एंड पॉइंट है। वो स्पेस और टाइम को तोड़ मरोड़ सकता है। कहते हैं कि अगर आप उसमें गिर जाएं तो यूनिवर्स में कहीं और निकलते हैं। वो एक साइंस फिक्शन राइटर का सपना है। अब हमें मालूम है कि ये चीजें सच में हैं। हमें हजारों ब्लैक होल अक्सर दिखाई देते रहते हैं। ब्लैक होल्स राक्षस हैं, हमारे बीच मौजूद असली राक्षस जो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। हमें क्या दिखेगा अगर हम इस राक्षस की आंखों में देखेंगे? मैं सच में चाहता हूं कि ब्लैक होल के सफर पर जाऊं। खिड़की के बाहर आपके सामने ये डरावनी ब्लैक डिस्क होगी जहां लाइट भी ग्रेविटी की वजह से मुड़ जाएगी। और ये सब देखकर आप हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे कि अब तक जो सिर्फ कैलकुलेशंस थीं वो सब अब आपके सामने हैं। हमें क्या मिलेगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर जा पाए? हम मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैग ए स्टार तक एक हाइपोथेटिकल प्रोब भेज रहे हैं। हमारी मंजिल इतनी दूर है कि लाइट की स्पीड से चलने के बाद भी यह सफर 26,000 सालों में पूरा होगा। इस सफर के दौरान हम हजारों लाखों दूसरे ब्लैक होल्स के पास से गुजरेंगे। वहाँ अलग अलग साइजेस के ब्लैक होल्स हैं। वहाँ हाइपोथेटिकल माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स हैं, मिडिल वेट ब्लैक होल्स हैं जो तब बनते हैं जब कोई स्टार कोलैप्स हो गया हो या कोई दूसरा स्टार आकर गिर गया हो। वहाँ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं जो गैलेक्सीज के सेंटर में छुपे रहते हैं। ज्यादातर ब्लैक होल्स की जिंदगी एक विशाल स्टार की मौत से शुरू होती है। जब एक स्टार कोलैप्स होता है तो वो यूनिवर्स में सबसे जबरदस्त फायरवर्क्स के साथ फटता है। उस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं और वो थोड़ी देर के लिए 10 अरब स्टार्स की रोशनी के बराबर चमकता है। फिर ग्रेविटी स्टार के कोर को अपने कंट्रोल में ले लेती है। एक स्टार पहले ही अपनी ग्रेविटी की वजह से क्रश हो रहा होता है और जो चीज उसे रोकती है वो है उससे बाहर आती हुई लाइट। तो जब एक स्टार और लाइट नहीं पैदा कर पाता है तो वो सिकुड़ जाता है। वो छोटा और छोटा और छोटा होता रहता है और आखिर में उसे कोई फोर्स नहीं बचा पाती है और फिर वो क्रश हो जाता है। ग्रेविटी मैटर के हर कण को अंदर खींचती है। माउंट एवरेस्ट के साइज के ठोस लोहे के टुकड़ों को कुचलकर रेत के कण जितना बना देती है। हमें लगता है कि सॉलिड मैटर इतना सॉलिड होता है, इतना स्ट्रांग होता है जैसे कि आयन हम उसे और कंप्रेस नहीं कर सकते। पर असल में आयन ज्यादातर स्पेस है। आयन के एटम के कोर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ स्टार्स के लिए किसी पॉइंट पर वो कंप्रेशन इतना ज्यादा होता है कि वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पास ले आता है। उसके बाद जो होता है वो एक मिस्ट्री है। ग्रेविटी इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इस तरह से स्क्वीज करती है कि वो सब साइंस की समझ से परे है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कोलैप्स हो रहे स्टार के अंदर क्या हो रहा होता है। वहाँ ऐसे टेम्परेचर्स और प्रेशर होते हैं कि हमारे पास उनके लिए सही नंबर्स भी नहीं है। हमें मालूम है कि हमें नई फिजिक्स चाहिए होगी, कई चीजों का पता लगाना होगा ये जानने के लिए कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। बड़ा स्टार तब तक सिकुड़ता रहता है जब तक अपने ओरिजिनल साइज का एक फ्रैक्शन भर रह जाता है। पर स्टार की ओरिजिनल ग्रेविटी उतनी ही रहती है, जिससे ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा होती है जिससे बाहर कोई नहीं जा सकता है। नतीजा होता है एक ब्लैक होल।
ज्यादातर ब्लैक होल्स हमारे सूरज से लगभग 10 से 20 गुना बड़े होते हैं, पर गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल्स करोड़ों गुना बड़े हो सकते हैं। ये मॉन्स्टर्स मैसिव से भी ज्यादा सुपर मैसिव होते हैं। एस्ट्रोनॉमी का कूलेस्ट वर्ड है सुपर मैसिव ब्लैक होल। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल मटेरियल को सुपर मैसिव अमाउंट में कंज्यूम करता है। और हम जानते हैं कि हमारी मिल्की वे के गैलेक्सी के सेंटर में भी एक है। हमारा हाइपोथेटिकल प्रोब सुपर मैसिव ब्लैक होल सैग ए स्टार के पास पहुंच रहा है। सुपर मैसिव ब्लैक होल सब कुछ खा लेते हैं, उन्हें गैस खाना पसंद है, पर अगर कोई स्टार या प्लेनेट या स्पेसशिप आ जाए तो उसे भी खा लेते हैं। खाने में वो कोई नखरा बिल्कुल नहीं करते। वो एक दूसरे को भी खा लेते हैं। करोड़ों सालों के दौरान एक एरिया में कई स्टार्स मर सकते हैं और उनसे बने ब्लैक होल्स आपस में मिलकर बड़े और बड़े ब्लैक होल्स बन जाते हैं। सैग ए स्टार दूसरों को, अपने जैसों को, सबको खाता है। पिछले लगभग 1200 करोड़ सालों में इसे जो कुछ मिला है इसने उसे खा लिया है। हमारा ब्लैक होल अपने अड़ोस पड़ोस का लगभग सारा खाना खा चुका है और अब शांत होकर मिडिल एज्ड लाइफ जी रहा है, ज्यादा कुछ खा नहीं रहा है। तो जब हम वहां देखते हैं तो हमें कोई खास हलचल नजर नहीं आती, जो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारा ब्लैक होल अभी भी अपनी जवानी के दिनों की तरह खा रहा होता तो हम यहाँ जिंदा नहीं होते। सन 2010 में नासा के फर्मी स्पेस टेलीस्कोप को हमारे भूखे ब्लैक होल की पहले बहुत ज्यादा खाने की आदत का एक सुराग मिला। उसके फ्लैट प्लेन पर 30,000 लाइट ईयर्स ऊपर और नीचे तक गैलेक्सी के सेंटर से उड़ते हुए अल्ट्रा हाई एनर्जी गामा रेज से भरे 2 विशाल बबल्स। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये एक तरह का कॉस्मिक बर्प यानी डकार है, जो एक विशाल स्टार को खाने के बाद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ने लिया है। ये ब्लैक होल जो कुछ भी खाता है उसे अपने अंदर फिट इसलिए कर पाता है क्योंकि ये एक अल्टीमेट ट्रैश कंप्रेसर है जो मैटर को कुचलकर हद से ज्यादा छोटा बना देता है। तो ब्लैक होल का वजन उन चीजों का कुल वजन होता है जो उसने यूनिवर्स की शुरुआत से अब तक खाई होती है। करोड़ों सालों तक जी भर के खाने के बाद सैग ए स्टार का वजन हमारे सन के मास से 46 लाख गुना ज्यादा हो चुका है। पर यह सारा मास सन से सिर्फ 20 गुना ज्यादा चौड़े इलाके में है और वो स्टार्स, डस्ट और गैस की एक चमकती हुई चादर से ढका हुआ है। ब्लैक होल के पास पहुंचते हुए प्रोब के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अभी तक ये बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रहा था, पर अब इसकी ट्रेजेक्ट्री में घुमाव आने लगा है। असल में प्रोब के नजरिए से कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है, पर अगर आप इस प्रोब को बाहर से देख रहे हैं तो वो सीधा रास्ता अब सीधा रास्ता नहीं रहेगा, वो रास्ते से हट जाएगा ब्लैक होल के इर्द गिर्द की एक्चुअल स्पेस की वजह से। प्रोब का रास्ता नहीं बदला है, उसके आसपास का स्पेस बदल गया है, और जब स्पेस बदलता है टाइम भी बदल जाता है। जब आप एक ब्लैक होल के पास होते हैं टाइम अलग तरह से फ्लो करता है। अगर ब्लैक होल घूम रहा हो वो आसपास की स्पेस को अपने साथ खींचता है। ये बहुत ही अजीब है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारी कॉमन सेंस और इंट्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। सैग ए स्टार स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो जैसे जैसे प्रोब पास पहुंचा टाइम इस कदर बदला कि सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फैंटेसी हकीकत बन गई। ब्लैक होल पर प्रोब सच में फ्यूचर में वापस जा सकता है। जिस वक्त प्रोब हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास आ रहा है, उसे यूनिवर्स की सबसे बुनियादी ताकतों में से एक का सामना करना पड़ता है। एक फोर्स जिसमें स्पेस को ट्विस्ट करने की और प्रोब को टाइम में कहीं और पहुंचाने की ताकत है। ग्रेविटी हमें हर जगह नजर आती है, चीजें हमेशा नीचे गिरती हैं। आप अर्थ की सतह से ऊपर नहीं उठ जाते हैं, वो हमारे जन्म से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है।
पर पता चला कि ये बहुत मिस्टीरियस है और यूनिवर्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले साइंटिस्ट्स स्पेस को एक स्टेज मानते थे जिस पर सारा एक्शन होता था। आइंस्टाइन के तेज दिमाग ने समझा कि इस ड्रामा में स्पेस खुद एक एक्टर है। हम उस जगह को स्पेस मानते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती है, पर असल में स्पेस एक चीज है, उसका एक फिजिकल कंपोनेंट है, एक ताना बाना एक शीट की तरह। खाली स्पेस में लाइट एक सीधी लाइन में चलती है, पर अगर हमारे स्पेस के फैब्रिक पर सन जैसी कोई बहुत बड़ी चीज आ जाए तो उसकी जबरदस्त ग्रेविटी स्पेस को मोड़ देती है। जैसे ही लाइट सन के पास से गुजरती है उसका सीधा रास्ता मुड़ जाता है। लाइट बेंड इसीलिए नहीं होती कि लाइट बेंड होती है, पर जिस स्पेस में लाइट ट्रेवल कर रही होती है उसमें कर्व आ जाता है। इसीलिए हमारे प्रोब की ट्रेजेक्ट्री में कर्व आ रहा है। ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस के फैब्रिक को मोड़ रही है। वो हर चीज जो इस मुड़े हुए स्पेस से गुजरती है उसे मुड़े हुए रास्ते पर चलना पड़ता है, और इसमें लाइट भी शामिल है। कमाल की बात यह है कि ना सिर्फ ग्रेविटी लाइट को ब्लैक होल में डालती है, बल्कि दूर से आ रही लाइट इसके इर्द गिर्द बेंड हो जाती है। तो आप वो झिलमिलाती हुई डिस्टॉर्शन देख सकते हैं जिसमें स्टार्स बैकग्राउंड में होते हैं और ब्लैक होल आगे आ जाता है, जैसे आप एक ग्लास फील्ड को लेकर उसे स्टार फील्ड के आगे घुमा रहे हो। और ब्लैक होल सिर्फ स्पेस को नहीं मोड़ता है, टाइम भी मुड़ रहा है। तो अगर हम एक प्रोब को ब्लैक होल के अंदर भेजते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो धीरे और धीरे अंदर जाता हुआ दिखता है, क्योंकि उसकी घड़ी धीरे और धीरे और धीरे चल रही होती है। ये बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है, दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता है, पर यही है जो मैथ और फिजिक्स हमें बताते हैं। हमारे लिए टाइम का मतलब आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स होता है, जो बिल्कुल एक जैसा रहता है। पर असल में टाइम रिलेटिव है, वो आपकी लोकेशन के मुताबिक बदल जाता है। एक व्यूअर को ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट टाइम में एक पल और स्पेस में एक पल की तस्वीर है, पर असल में वो स्पेस में एक पल या टाइम में एक पल नहीं है, वो स्पेस में फैला हुआ है। क्योंकि मेरे पीछे की फील्ड की कुछ गहराई है, पर वो टाइम में भी फैला है, क्योंकि मेरे पीछे के व्हाइट बोर्ड से आ रही लाइट मेरे फेस से निकली लाइट से थोड़ी देर पहले निकली थी। तो जब आप एक इमेज देखते हैं, आप उसे देखते हैं जो स्पेस और टाइम में फैला हुआ है। तो जब ग्रेविटी स्पेस को डिस्टॉर्ट करती है, वो टाइम को भी बदल देती है। उस ग्रेविटी को भी बदल दीजिए जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो साथ में टाइम भी बदल जाएगा। एक ग्रेविटेशनल फील्ड में टाइम हर जगह एक ही स्पीड से नहीं चलता है। आप ग्रेविटी में जितने नीचे होते हैं, टाइम उतना स्लो चलता है। आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक्स हैं जो उस टाइम में फ़र्क बता सकते हैं जो बेसमेंट में और छत पर होने के बीच होता है। और ये सच है, बेसमेंट के मुकाबले टाइम छत पर ज़्यादा तेज चलता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर एक दिन गुजारिए तो आप उससे सेकंड के अरबवें हिस्से जितने बड़े हो जाएंगे जो दिन भर ग्राउंड फ्लोर पर था। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के मास के पास टाइम धीरे चलता है जहां ग्रेविटी स्ट्रांग होती है। ग्रेविटी जितनी ज्यादा होती है, टाइम की रफ्तार उतनी धीमी होती है। स्पेस में मास और एनर्जी के एग्जिस्टेंस से स्पेस कर्व होता है। तो इस वक्त मैं अपने इर्द गिर्द स्पेस टाइम को कर्व कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आप और बड़ी चीजों की तरफ बढ़ते जाते हैं, वो कर्वेचर और ज्यादा होता जाता है। तो अर्थ स्पेस टाइम को कर्व कर रहा है, सन स्पेस टाइम को कर्व कर रहा है, और जब आप ब्लैक होल पर पहुंचते हैं तो कर्वेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा कि वो प्रोब को टाइम में भेज देता है। स्पेस टाइम और यहाँ तक कि इस ब्लैक होल के कंसेप्ट को समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं एक ब्लैक होल के पास हूं और अपनी मॉम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूं तो मैं उन्हें ऐसा दिखूंगा, हाय मॉम। पर मुझे फील होगा कि टाइम नॉर्मली चल रहा है, जबकि मुझे वो अजीब लगेंगे। ओह माय गॉडनेस, क्या हुआ बेटा, तुम इतने अजीब तरीके से क्यों बोल रहे हो? तो ब्लैक होल के पास जाने से आप फ्यूचर में जा सकते हैं। और जब आप वापस पहुंचेंगे तो लोग कहेंगे, अरे वाह,
आप तो बहुत यंग लग रहे हैं, लगता है छुट्टियां बहुत अच्छी रहीं। और मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि टाइम स्लो हो गया था। जैसे जैसे हमारा प्रोब ब्लैक होल के पास पहुंचता है, ग्रेविटी का असर बढ़ जाता है। टाइम स्लो हो रहा है, जबकि प्रोब और अंदर की तरफ जा रहे मैटर की स्पीड बढ़ रही है, जब तक कि वो एक विशाल चमकदार रिंग में जमा हो जाता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ग्रेविटी को इस सारे घूमते हुए मैटर को सीधे विशाल कॉस्मिक ड्रेन होल में डाल देना चाहिए। पर कुछ है जो ग्रेविटी से इंटरफेयर कर रहा है। वो एक फोर्स है जिसमें इतनी पावर है कि वो गैलेक्सी की स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी पर हावी हो सकता है और प्रोब को ट्विस्टेड टाइम और स्पेस के एक बवंडर में खींच लेता है। हमारे प्रोब और ब्लैक होल के बीच एक कॉस्मिक किल जोन है। ये लाखों मील चौड़ी पिघली हुई धूल और गैस की एक डिस्क है और वो प्रोब की धज्जियां उड़ा सकती है। वहां ब्लैक होल में मैटर गिर रहा होता है, उससे एक डिस्क बनती है और उस डिस्क के अंदर फ्रिक्शन है। चीजें एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं और वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि ये डिस्क बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद वो ग्लो करती हैं। तो ये एक अजीब बात है। हालांकि ब्लैक होल्स डार्क होते हैं, उनके अंदर गिरता मैटर जगमगा सकता है, जिस वजह से वो यूनिवर्स के सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे ही प्रोब मैटर की इस गर्म और भयानक डिस्क में गिरता है, कुछ अजीब होता है। वो टूटता या अथाह गड्ढे में नहीं जाता है, बल्कि प्रोब ब्लैक होल के चक्कर लगा रही मैटर की डिस्क के साथ घूमने लगता है। वो कौन सी ताकत है जो इस सारे मैटर को ब्लैक होल में समाने से रोक रही है? यूनिवर्स की लगभग सारी चीजें किसी ना किसी तरह से स्पिन करती हैं। ये एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। ये टेंडेंसी कि अगर आप किसी चीज को एक बार स्पिन करेंगे तो स्पिन करती रहेगी। आपने भी कभी एक आइस स्केटर को आइस रिंग में स्पिन करते हुए देखा होगा। जब वो अपनी आर्म्स को अंदर करती है, वो और तेजी से स्पिन करने लगती है। अब उस स्केल के बारे में सोचिए, जिसमें एक बहुत बड़ा स्टार एक छोटा सा हाइपर कॉम्प्रेस्ड ब्लैक होल बन जाता है। उसकी स्पिनिंग स्पीड तेज और तेज हो जाती है। जिस वक्त मैटर ब्लैक होल की तरफ गिरता है, वो और तेजी से घूमने लगता है और बेहद हाई स्पीड्स पे पहुंच जाता है। लाइट की स्पीड से घूमता हुआ मैटर इतनी तेजी से स्पिन करता है कि ब्लैक होल के अंदर नहीं जाता है। मिसाल के तौर पर आपने मेलों में देखा होगा कि एक कमरा होता है जो घूमना शुरू करता है। आप दीवार के साथ चिपक जाते हैं, फर्श नीचे चला जाता है, पर आप ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं गिरते। बिल्कुल वही इफेक्ट आपको ब्लैक होल में गिरने से रोक सकता है। किसी चीज को बहुत तेजी से स्पिन करने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी पर हावी हो जाती है। उन दोनों में मुकाबला चलता रहता है। ग्रेविटी चीजों को क्रश करने की कोशिश करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीजों को दूर फेंकने की कोशिश करती है। पर एक ब्लैक होल सिर्फ अपने इर्द गिर्द के मैटर को नहीं घुमाता है, वो स्पेस को स्पिन करता है। एक धूल भरी आंधी के बारे में सोचिए। घूमती हुई डस्ट से ना दिखने वाली हवा की मूवमेंट का पता चलता है। उसी तरह ब्लैक होल के इर्द गिर्द स्पिन करते मैटर से ना दिखने वाले स्पेस टाइम की मूवमेंट का पता चलता है। स्पिन करता हुआ ब्लैक होल स्पेस और टाइम का एक बवंडर क्रिएट करता है। ब्लैक होल सच में अजीब होते हैं, उनसे जुड़ी हर चीज अजीब होती है, पर मुझे लगता है कि उनकी सबसे अजीब बात यह है कि वो स्पेस और टाइम को, मतलब अपने आसपास के उस फैब्रिक को भी अपने साथ खींच सकते हैं। यानी जिन चीजों से यूनिवर्स बना है वो खुद को उनमें लपेटकर साथ ले चलते हैं। जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि किसी भी विशाल घूमती चीज को, चाहे वो अर्थ ही हो, अपने इर्द गिर्द के स्पेस टाइम को हिलाना चाहिए। इस प्रोसेस को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। अब जब हम ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी का केस लेते हैं, जब हम फ्रेम ड्रैगिंग की बात करते हैं, तो हम उस इलाके की बात करते हैं जहां पर स्पेस को इतना जोर से ड्रैग किया जा रहा है कि वहां पर शांत रहना नामुमकिन होता है। हमारा थियोरेटिकल प्रोब ट्विस्टेड स्पेस और टाइम में स्पिन कर रहा है। सब कुछ बहुत अजीब सा हिला हुआ मुड़ा हुआ दिखेगा।
जो आपको अपने आगे दिख रहा है, हो सकता है वो आपके पीछे हो, और फिर इस बात की समझ खत्म हो जाएगी कि कौन सी चीज कहां पर है। बुरी तरह से घूमते हुए मैटर को बाहर की तरफ फेंकते हुए ब्लैक होल्स सब कुछ खा जाने वाले साइंस फिक्शन के भूखे मॉन्स्टर्स नहीं हैं। ब्लैक होल छोटे बच्चों की तरह खाते हैं जो बहुत गिराते हैं। तो जो ब्लैक होल में जा रहा होता है उसमें से बहुत सारा ब्लैक होल में नहीं जाता है। फिजिसिस्ट का अनुमान है कि एक्रीशन डिस्क में मौजूद 40% डस्ट और गैस कभी भी ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती है। आप सिर्फ तब खत्म होते हैं जब आप ब्लैक होल के अंदर होते हैं, पर ब्लैक होल के जरा सा बाहर अगर आप काफी तेजी से घूम रहे हैं तो आप बहुत देर तक उस तरह बचे रह सकते हैं। हो सकता है स्पिन और ग्रेविटी के बीच फंसा प्रोब हमेशा यहीं रहे, ब्लैक होल को वहीं से देखता रहे और ये कभी न जान पाए कि उसके अंदर क्या है। पर धीरे धीरे ग्रेविटी जीत रही है और प्रोब गायब होने के कगार की तरफ बढ़ रहा है। ब्लैक होल्स में एक चीज होती है जिसे इवेंट हॉराइजन कहते हैं, जो कि वो पॉइंट होता है जहां से ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल से बचना नामुमकिन है। इवेंट हॉराइजन को पार करना एक झरने के एज को पार करने जैसा होता है। आप वापस नहीं आ सकते। अगर आप इस वाटरफॉल को देखें तो आप देखेंगे पहले सब कुछ फ्लैट है, फिर एज आते ही अचानक पानी नीचे गिरने लगता है। ब्लैक होल का एज भी कुछ ऐसा ही होता है। इवेंट होराइजन पर स्पेस अचानक ही अंदर की तरफ झुक जाता है। ग्रेविटी पानी को एज तक और फिर झरने से नीचे खींच लेती है, वैसे ही जैसे वो स्पेस और टाइम को इवेंट होराइजन से खींचकर ब्लैक होल में डाल देती है। जैसे पानी में मछली रहती है, सब कुछ स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करता है, जिसमें लाइट भी शामिल है। तो एक लाइट रे जो एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से नीचे गिरती है, फिर कभी वापस नहीं आती। बचने का एक ही तरीका है, ग्रेविटी का मुकाबला करना। पानी को झरने से ऊपर आने के लिए या लाइट के ब्लैक होल से बाहर आने के लिए उसे इतना तेज ट्रैवल करना होगा कि वो ग्रेविटी के खिंचाव का मुकाबला कर सके, और ग्रेविटी जितनी ताकतवर होगी ऑब्जेक्ट को उतना ही ज्यादा तेज ट्रैवल करना होगा। अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए एक रॉकेट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ट्रैवल करना पड़ता है, और जब हमसे कहीं ज्यादा बड़े सन की बात आती है तो एस्केप वेलोसिटी लगभग 618 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड्स उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो रॉकेट की स्पीड तो छोड़िए, अगर आप लाइट की स्पीड से जाएंगे तो भी कभी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्रोब के अथाह गड्ढे में गिरने से कुछ सेकंड्स पहले ग्रेविटी का खिंचाव और उसकी स्पेस टाइम की डिस्टॉर्शन सारी हदें पार कर देते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक घड़ी है, प्रोब के पास भी एक घड़ी है, और मैं प्रोब की घड़ी और अपनी घड़ी को देख पा रहा हूं। जैसे जैसे प्रोब इवेंट होराइजन के पास और पास पहुंचेगा, मैं देखूंगा कि प्रोब की घड़ी रुक गई है। इवेंट होराइजन पर टाइम बेसिकली पूरी तरह से रुक जाता है। तो अगर मैं एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर बैठा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको फ्रीज हुआ नजर आऊंगा। आपको कभी भी बाहर से कोई चीज इवेंट होराइजन में गिरती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि उस चीज को हमारी आंखों से ओझल होने के लिए इस यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा टाइम लगेगा। ब्लैक होल की बहुत ज्यादा ग्रेविटी स्पेस, टाइम और लाइट को डिस्टॉर्ट करती है। जब आप ब्लैक होल में गिरेंगे, लोग आपको रेड शिफ्ट होते हुए देखेंगे। आग की एनर्जी कम होगी और आप में से लाइट निकलती दिखेगी, क्योंकि उसे ब्लैक होल से बाहर आने के लिए उसकी ग्रेविटी का मुकाबला करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि साउंड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब एक फायर टेंडर हमारी तरफ आता है, साउंड वेव्स कंप्रेस होती है, दूर जाता है तो स्ट्रेच होती है। साउंड की तरह लाइट भी वेव्स में ट्रेवल करती है, पर लाइट में पिच की जगह कलर बदलता है।
ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर आती हुई लाइट वेव्स स्ट्रेच होती हैं, एनर्जी कम होती है और वो रेड हो जाती है। इसीलिए ये ब्लैक होल्स हमें साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, पर असली यूनिवर्स साइंस फिक्शन से भी अजीब है। ये दिलचस्प बात है। और एक और इससे भी दिलचस्प बात ये है कि हमें नहीं पता कि ये ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन में असल में क्या होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक प्रोब इवेंट होराइजन से बस फिसल जाएगा। तो ये प्रोब अगर इवेंट होराइजन से गुजर रहा होगा तो वहां पर कोई साइन पोस्ट नहीं होगा जिस पर लिखा होगा वेलकम टू द इवेंट होराइजन। उसे कोई फर्क महसूस नहीं होगा कि आप इस बाउंड्री से आगे जाते हैं और पूरे यूनिवर्स से अचानक से कट जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते, कभी भी नहीं। पर एक नई थियरी के मुताबिक हमारे प्रोब का होल में उतरना आसानी से गिरना नहीं होगा। उसे सबसे खतरनाक कॉस्मिक फायरवॉल का सामना करना होगा। एक कंप्यूटर फायरवॉल एक ऐसा बैरियर है जिसे भेद पाना नामुमकिन है, जबकि ब्लैक होल फायरवॉल लिटरली फायर की एक वॉल है। और इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट होराइजन के पास स्पेस नहीं है। वो कोई खाली स्पेस नहीं है जिसमें सॉफ्ट फोटॉन्स मुश्किल से दिखते हैं, बल्कि वहां पर बहुत सारे, बहुत ज्यादा डेंस फोटॉन होते हैं। ये नई थियरी इवेंट होराइजन को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बना देती है। उसकी इन्फिनिट एनर्जी वाली आग को जो भी छूता है वो भस्म हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्पेस में एक जगह है, इवेंट होराइजन, वो जगह जहां से कुछ बाहर नहीं आ सकता। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि असल में क्या होता है जब आप उसके अंदर जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वहां कुछ खास नहीं होता और कुछ दूसरे सोचते हैं कि वो फायरवॉल आपको जला देती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये जानने के लिए ब्लैक होल में छलांग लगाते हैं तो आपको तो वो पता चल जाएगा, पर वो आप किसी और को नहीं बता पाएंगे। ब्लैक होल्स के साथ फ्रस्ट्रेटिंग ये है कि क्योंकि उनमें इवेंट होराइजन होता है और हम जानते हैं कि उस जगह से आगे लाइट नहीं निकल सकती, इसलिए बेहद एडवांस टेलीस्कोप्स के साथ भी उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये जानने के लिए कि सैग ए स्टार के इवेंट होराइजन पर क्या होता है, हमें अर्थ के जितना बड़ा एक टेलीस्कोप चाहिए। ये नामुमकिन लगता है, पर हवाई की मोनाकिया ऑब्जर्वेटरी में इस पर पहले से ही काम चल रहा है। अगर आप गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल को देखना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा। हम इतने बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम रेडियो टेलीस्कोप्स यूज करते हैं और टेलीस्कोप्स को हजारों किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि इतना बड़ा टेलीस्कोप क्रिएट हो जाता है जितना बड़ा अर्थ खुद है। और यह है वो रैक जिसमें अल्टीमेटली सब कुछ पहुंचता है। और हमारे सारे सिग्नल्स इसमें 8 गीगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से आते हैं। ये 1 सेकंड में 4 डिजिटल मूवीज के बराबर होता है। अगर हम इसे आपके होम इंटरनेट कनेक्शन से वापस भेजेंगे तो इस डेटा को ट्रांसमिट करने में कई साल लग जाएंगे। तो हमें इसे स्पेशली पैकेज करके अपने इंस्टीट्यूट के सेंट्रल लैब में भेजना पड़ता है, जहां पर इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। यही है वो जगह जहां पर सारी प्रोसेसिंग होती है, जहां पर सब जगहों से डेटा आता है। इस इकट्ठे हुए डेटा से 2 या 3 सालों के अंदर इवेंट होराइजन हमारे सामने आ सकता है। तो एक बार जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को उसके फाइनल डेटा सेट्स मिल जाएंगे, हमें इस तरह की एक इमेज मिलने की उम्मीद है। कुछ इस तरह की दिखेगी वो, क्योंकि गैलेक्सी के सेंटर में जो गैसेस हैं वो इस इमेज को थोड़ा धुंधला कर देती हैं। अगर हम इस स्कैटरिंग को हटा दें तो हम इस शेडी फीचर को रिकवर कर पाएंगे, और वही है जो हम चाहते हैं। वही मकसद है इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का। वो 170 लाख मील डायमीटर वाला एक ब्लैक स्फीयर है। हमारे प्रोब को अथाह गड्ढे में दाखिल होने से कुछ पल पहले यह दिखेगा। अगर इस काले पर्दे के पीछे एक फायरवॉल छिपी है तो हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा।
अगर नहीं तो प्रोब उस पॉइंट से आगे निकल जाएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन है और यूनिवर्स की सबसे वायलेंट जगह में दाखिल हो जाएगा। वहां नई दुनियाएं बनती हैं और पास्ट प्रेजेंट बन जाता है। हमारा प्रोब स्पेस और टाइम के बवंडर से बच के निकला है। अब वो सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर है और हलचल से भरी उस दुनिया में जा रहा है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जो भी चीज एक ब्लैक होल में गिरती है गायब हो जाती है, और अगर वो कभी बाहर नहीं आती तो सवाल यह है कि वो जाती कहां है। यहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो स्पेस को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा एक्सेलरेट कर देती है। इस स्पीड से ब्लैक होल के सेंटर तक के 80 लाख मील के सफर को पूरा करने में 40 सेकंड से भी कम वक्त लगेगा। अगर प्रोब इतनी देर सलामत रह पाया तो। अब मान लीजिए कि मैं एक ब्लैक होल में गिर रहा हूं, ग्रेविटी की ताकत अलग होगी। अगर मेरे पैर पहले अंदर जाएंगे क्योंकि वहां पर स्पेस टाइम का एक्सट्रीम कर्वेचर होगा और इस वजह से मेरे पैरों पर ज्यादा पुल होगा और मैं खिंच जाऊंगा और एक नूडल की तरह या स्पैगेटी की तरह लंबा हो जाऊंगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। स्पैगेटिफिकेशन सच में होती है। हमने उसे देखा था जब सन 1994 में जुपिटर की ग्रेविटी ने कॉमेट शूमेकर लीवी 9 को स्पैगेटिफाई करके उसके टुकड़ों की एक चेन बना दी थी। असल में ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंचने से पहले हमारे प्रोब के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। मतलब बेशक मैं थोड़ा जोर लगाकर खुद को सही रख सकता हूं, पर यहां हम फिजिक्स के लॉस की बात कर रहे हैं। अभी उन लॉज को भूल जाइए और हमारे प्रोब को आगे बढ़ने दीजिए। यह ब्लैक होल के सेंटर के आधे रास्ते में पहुंच चुका है। इस वेंटेज पॉइंट से प्रोब को वो सब दिखता है जो उससे पहले अंदर गिरा था। अगर आप एग्जैक्ट मैथमेटिकल होराइजन की बात कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्स का पूरा पास्ट सामने से गुजरता दिखाई देता है। आपको वहां तक नजर आता है जहां ब्लैक होल बना था। आइंस्टाइन की इक्वेशंस के मुताबिक ब्लैक होल एक विशाल कॉस्मिक म्यूजियम है। वो सारी लाइट जो उसमें तब गई थी जब वो ब्लैक होल बना था, वो अब भी वही है। उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, लेयर्स बन चुकी हैं। जैसे जैसे प्रोब और गहराई में पहुंचता है, ग्रेविटी और स्पिन का मुकाबला फिर से शुरू होकर और तेज हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ब्लैक होल के अंदर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो स्ट्रांग फोर्स स्पेस के फ्लो को धीमा कर देती है और वो जगह जहां वो कम होकर लाइट की स्पीड तक आती है उसे इनर होराइजन कहते हैं। और उस इनर होराइजन में बहुत ही अजीब अजीब चीजें होती हैं। इस गड़बड़ी भरे कॉस्मिक ब्लेंडर में मैटर घूमता है और प्रोब के पास से वापस जाता है। अगर मैं एक ब्लैक होल में छलांग लगाता हूं तो वैसे ही जैसे एक झरने में गिरता हूं। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा तब तक जब तक मैं नीचे नहीं पहुंच जाता। प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब आप इनर होराइजन तक पहुंचते हैं, बेस पर, जहां पानी और पत्थर वगैरह होते हैं। ब्लैक होल की गहराई में प्रोब इनर होराइजन से टकराता है। घूम रहे ब्लैक होल्स के इनर होराइजन्स यूनिवर्स की सबसे वायलेंट जगह हैं। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स लगभग लाइट की स्पीड से प्रोब से टकराते हैं। ब्लैक होल इनर होराइजन पर एक बहुत ही कमाल का पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। हर तरफ उड़ते हुए पार्टिकल्स एक दूसरे में से एक्सेलरेट होते हुए आपस में टकराते हैं, हद से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी किसी भी टेरेस्ट्रियल पार्टिकल एक्सेलरेटर की एनर्जी से ज्यादा होती है।
इन टक्करों के पास यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट शुरू करने लायक पावर है। अगर हमारे यूनिवर्स में कोई जगह है जहां हमारा यूनिवर्स बेबी यूनिवर्स बना रहा है, जहां हमारा यूनिवर्स रिप्रोड्यूस कर रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो जगह ब्लैक होल्स के इनर होराइजन्स है, क्योंकि वो जगह है जहां वो एनर्जीज जो बिग बैंग के लिए चाहिए होती हैं वो वहां बनती हैं। क्या वो बिग बैंग जिसने हमारे यूनिवर्स को बनाया ऐसे ही हुआ था? क्या हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर बना था? ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है कि हमारा बिग बैंग किसी पहले से मौजूद यूनिवर्स में एक ब्लैक होल का अवशेष है, जिसे क्रश करके एक बेबी यूनिवर्स की तरह बाहर फेंका गया हो। ब्लैक होल्स फिजिसिस्ट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं और इसकी एक वजह यह है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं यूनिवर्स को समझने में। तो अगर हमने ब्लैक होल्स को समझ लिया तो हो सकता है हम बिग बैंग को समझ लें। अगर हमने बिग बैंग को समझ लिया तो हो सकता है हम अपने ओरिजिन को समझ लें। प्रोब के इनर होराइजन को पार करते ही सब कुछ बदल जाता है। प्रोब को अंदर खींच रही ग्रेविटी उसे धकेल रहे स्पिन के बराबर है। दोनों अपोजिंग फोर्सेस आखिर बैलेंस्ड हैं। तो जो ये सेंटर में क्रिएट करता है इन ब्लैक होल्स में से एक में इनर इवेंट होराइजन के रीजन में, वो एक तरह का सुरक्षित इलाका है, जैसे एक हरिकेन की आई। वहां पर चीजें कहीं ज्यादा शांत होती हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप नेविगेट कर रहे हैं उस बाहर के हलचल भरे इलाके से निकलने के बाद। स्टॉर्म की इस डरावनी आई के अंदर प्रोब ब्लैक होल के केंद्र यानी सिंगुलैरिटी की तरफ चल पड़ता है। आगे स्पेस और टाइम का अंत है। हर चीज का अंत है। हमारा प्रोब अपनी मंजिल सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल सैग ए स्टार के बीच में है। यहां स्पेस, टाइम और यूनिवर्स की हमारी समझ खत्म हो जाती है। एक स्पिन कर रहे ब्लैक होल के इनर इवेंट होराइजन के अंदर आप सिंगुलैरिटी को देख सकते हैं। वो सामने एक रिंग होती है। रिंग की एक्चुअल थिकनेस 0 होती है। वो इन्फिनिट मैथमेटिकल थिकनेस और स्पेस टाइम के इन्फिनिट कर्वेचर के पॉइंट्स का एक सर्कल होता है। यह कभी एक विशाल स्टार हुआ करता था जो क्रश होकर टाइम में इन्फिनिटली स्मॉल, इन्फिनिटली डेंस स्पेस के पॉइंट पर पहुंच गया। बेहद तेज स्पीड्स पर स्पिन करते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पॉइंट को रिंग में पुश करती है और अपने इर्द गिर्द के स्पेस टाइम को मोड़ देती है। और फिर पता चला कि सिंगुलैरिटी के इर्द गिर्द एक रीजन होता है जिसे कि हम एक क्लोज टाइम लाइकव कहते हैं, जो ये कहने का एक अच्छा तरीका है कि आप इस रीजन से अंदर जा सकते हैं। वहां पर घूम कर आप बाहर आ सकते हैं और आप अंदर जाने से पहले बाहर आते हैं, मतलब आप बिना अंदर गए अपने बीते हुए कल को विजिट कर सकते हैं। सिंगुलैरिटी के आसपास की कर्व्ड स्पेस और टाइम मिलकर एक जनरल रिलेटिविटी टाइम मशीन बनाते हैं। थियोरेटिकली प्रोब उसके एग्जिस्ट करने से पहले के टाइम में वापस जा सकता है। पर क्या होता है जब वो सिंगुलैरिटी के बीच से ट्रेवल करता है? एक आइडिया है कि ब्लैक होल स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एक होल कर रहा है और फिर हो सकता है वो कहीं बहुत दूर एक दूसरा होल बना रहा हो, और अगर आप उस ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आप दूसरी तरफ निकलेंगे कुछ लाइट ईयर्स दूर, जबकि आपको वो दूरी तय करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हम इसे वर्म होल कहते हैं क्योंकि ये एक एप्पल खा रहे वर्म की तरह बढ़ता है। पर क्या हम इस सफर को झेल पाएंगे? जो सिंगुलैरिटी में जाता है वो कहीं और बाहर निकल सकता है, पर जो निकलता है उसका उससे ज्यादा रिलेशन नहीं होगा जो अंदर गया था। वो ना ही सिर्फ स्पेगेटिफाई होगा, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। अगर आपको कहीं और जाना है तो प्लेन की टिकट लीजिए।
एक और थियरी है कि सिंगुलैरिटी एक वर्म होल नहीं है, वो एक व्हाइट होल है। एक व्हाइट होल बेसिकली एक ब्लैक होल होता है जो टाइम से पीछे गया होता है। तो व्हाइट होल वो सिंगुलैरिटी है जो चीजों को बाहर की तरफ फेंकती है, ऐसे यूनिवर्स में, उनको अंदर नहीं खींचती। ये सिंगुलैरिटी एक यूनिवर्स बनाती है, लगता है जैसे बिग बैंग हो। हमारा बिग बैंग कम से कम क्लासिकली एक सिंगुलैरिटी से निकला था, और हम ये भी जानते हैं कि एक ब्लैक होल का एंड पॉइंट होता है एक सिंगुलैरिटी। दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, हो सकता है। पर असलियत में ये इन्फिनिटली डेंस और इन्फिनिटली स्मॉल सिंगुलैरिटी शायद एक ख्याली चीज है। इन्फिनिटी फिजिक्स में कई बार आती है, उससे पता चलता है हमें कुछ नहीं पता हम क्या कह रहे हैं। असल में हमने फिजिक्स में कुछ भी इन्फिनिट नहीं देखा है। तो मेरा अपना पर्सनल विचार यह है कि कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। और जब भी हम अपनी इक्वेशंस में इन्फिनिटी को देखते हैं तो नेचर हमें यह बताती है तुम गलत थे। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सिंगुलैरिटी पर दम तोड़ देती है। वो स्पेस टाइम के आगे सिंगुलैरिटी को जारी नहीं रख सकती है। वो सब कैसे होता है पता नहीं, हमें नहीं पता है कि उसका क्या होता है। ये हमारे प्रोब के शानदार सफर का अंत है। वो स्पेस और टाइम के अंत तक और इंसान के ज्ञान की सीमा तक पहुंच चुका है। बेशक अभी ब्लैक होल्स फिजिक्स के बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो हर रूल को तोड़ते हैं और इससे हमें अपनी सीमाओं का पता चलता है। ये ब्लैक होल की प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम इस लायक नहीं है कि हम उन्हें समझ सके, और ये चैलेंज आगे भी जारी रहेगा और हमें बार बार ब्लैक होल के हार्ट की तरफ खींचता रहेगा। ब्लैक होल के हार्ट के अपने सफर के बाद हम जान चुके हैं कि वो सिर्फ साइंस फिक्शन का एक खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक टाइम मशीन और एक कॉस्मिक म्यूजियम है। वो दुनियाओं को बनाने वाला और बर्बाद करने वाला है, और वो यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली है। अगर हमने ब्लैक होल को समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। ये मैथ अजीब है, ये ऑब्जर्वेशंस मुश्किल हैं और कॉन्सेप्ट्स दिमाग हिलाने वाले हैं। ये किसे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत से लोगों को ब्लैक होल्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बड़े डरावने और मजेदार होते हैं, पर फिजिसिस्ट उन्हें अलग वजह से पसंद करते हैं। वो ये है कि वो सबसे एक्सट्रीम फिजिकल सिस्टम्स हैं जो हमें इसके सबसे अच्छे सुराग देते हैं कि ये नेचर कैसे काम करती है। ब्लैक होल्स ने हमारी कल्पना को वहां पहुंचाया है जहां वो पहले नहीं पहुंची थी। नेचर हमसे कहीं ज्यादा इमेजिनेटिव है, और जब भी हम नेचर को एक्सप्लोर करते हैं हैरान रह जाते हैं। तो सच फिक्शन से भी कहीं ज्यादा अजीब है, और जो कुछ यूनिवर्स में छुपा है वो सबसे अच्छा साइंस फिक्शन राइटर भी हजारों जन्म लेकर नहीं सोच सकता।